नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग फिर से कुछ नए क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वेदों के संबंध में कुछ कथन दे रखा है और आपको इसमें नहीं सबको टैकल कर लेना है कि यहाँ पे नहीं पूछा है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या इसमें लिखा है, फर्स्ट नंबर है कि वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास थे। तो ये तो आपका कथन एकदम राइट है। फिर नेक्स्ट है, वेदों को अपौरुषेय देव निर्मित श्रुति श्रेणी में रखा गया है। ये भी सही है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात जिसकी जो रचना की गई है किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, अर्थात ये जिसकी जो रचनाएं हुई हैं वो हुई है देव निर्मित, मतलब कि देव के द्वारा। और श्रुति मतलब सुना हुआ, ये सिर्फ सुना गया है। तो इस तरीके से ये कथन भी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या 4 है। ये भी कथन आपका सही है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस तरीके से ये भी सही हो गया। फोर्थ है, यजुर्वेद गद्य शैली में लिखा गया है। ये कथन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यजुर्वेद जो है वो हमारा गद्य और गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है। ये पूछता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास का साहित्यिक स्रोत नहीं है। आपको यहाँ पे देखना है, ये पूछ रहा है कि कौन सा साहित्यिक स्रोत नहीं है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे वो कौन कौन से स्रोत होते हैं। ठीक है, तो इसमें स्रोत का क्या होता है, एक स्रोत होता है साहित्यिक और एक होता है पुरातात्विक। तो साहित्यिक जो होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ होते हैं और विदेशी यात्रियों को ज़्यादा विवरण दिया गया है, तो इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। और उसके साथ ही जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उनमें क्या होता है, अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मुहरें, स्थापत्य स्मारक या चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब काहे में आ जाती हैं, ये सब आपकी पुरातात्विक में आ जाती हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं इसके। तो फर्स्ट है वेद, फिर है सेकंड उपनिषद, थर्ड है बौद्ध ग्रंथ, चौथा है अभिलेख। तो इस तरीके से उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभिलेख। ठीक है, ये क्या, ये अभिलेख कैसा है, ये इसका ये हो जाएगा पुरातात्विक। कैसा है, ये पुरातात्विक है। ठीक है, ये पुरातात्विक स्रोत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस साहित्य का प्रमुख विषय प्राण विद्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि प्राण विद्या किस साहित्य का प्रमुख विषय है। ब्राह्मण है, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। आप लोग अपना एक आंसर देख सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से इसका सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आरण्यक। क्या है, आरण्यक जो है इसका जो प्रमुख विषय है वो क्या है, प्राण विद्या। क्या है, प्राण विद्या, इसका जो आरण्यक का प्रमुख विषय होता है। आरण्यक आपको पता होगा, इसका 2 तरीके से मिलकर बनता है, अरण्य और यक। अरण्य माने क्या होता है, जंगल, और यक माने होता है ज्ञान। ठीक है, तो इस तरीके से आरण्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वेदों का परिशिष्ट किसे माना गया है। वेदों का परिशिष्ट किसे माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, बहुत एकदम यूनिक क्वेश्चंस हैं, और जो मोस्टली क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है ऑप्शंस को। इस तरीके से आप लोग एक ऑप्शन अपना चयन कर सकते हैं इसमें। तो वेदों का परिशिष्ट किसे माना गया है, ऑप्शन है आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद और सूत्र। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, ब्राह्मण। वेदों का परिशिष्ट किसे माना गया है, ये माना गया है आपका ब्राह्मण को। इस तरीके से ब्राह्मण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसको नहीं को आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट है, सातवाहनों का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पे लिखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन,
तो ये एकदम सही है। जो सातवाहन शासक थे तो उनका जो इतिहास प्राप्त होता है उसकी जानकारी हमको अभिलेखों के आधार पे प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हिंद यवन शासकों व मौर्योत्तर गणराज्यों का पूरा इतिहास सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो हिंद यवन का सिक्कों पे लिखा गया, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है वृहद फलायन वंश का पूरा इतिहास ताम्रपत्रों के आधार पे लिखा गया है, ये भी आपका एकदम सही हो जाता है। इस तरीके से इसका जो सही विकल्प क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी क्या है, सत्य हैं, इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट है उपनिषदों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहला काम आपको नहीं शब्द को देखना होना चाहिए। नेक्स्ट पर है फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। उपनिषदों को वेदांत कहा गया है, बिल्कुल सही है। ये वेदों के अंत में इनकी रचना की गई थी, इसलिए इनको वेदांत कहा गया है। ठीक है, तो ये वाला आपका कथन बिल्कुल राइट है, इनको वेदांत कहा गया है। नेक्स्ट है इनका प्रमुख विषय आत्मविद्या है। क्या कह रहा है, इनका प्रमुख विषय क्या है, आत्मविद्या है, ये भी राइट है। फिर उपनिषदों की रचना यमुना घाटी में हुई है, तो ये गलत है, यमुना घाटी नहीं होगा, बल्कि इसकी रचना कहाँ पे हुई है, गंगा घाटी में। कहाँ पे, गंगा घाटी में उपनिषदों की रचना हुई है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, उपनिषदों की संख्या 108 है, ये भी सही है। अर्थात आपका जो सही विकल्प इसमें होने वाला है वो हो जाएगा थर्ड नंबर जो इसका है एकदम सही उत्तर है, क्योंकि इसमें आपसे नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें भी नहीं शब्द ही पहचानना है। इन तरीके से हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं नहीं वाले। आप लोग ज़्यादातर नहीं वाले क्वेश्चंस में गलतियां होती हैं, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चंस को हम नहीं तरीके से इसको लेके आए हैं। तो सबसे पहला इसका है क्या, सबसे विशाल उपनिषद बृहदारण्य उपनिषद है, बिल्कुल सही है। सबसे विशाल उपनिषद कौन सा है, बृहदारण्य उपनिषद है। नेक्स्ट है सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद है, ये भी राइट है। नेक्स्ट है मुगल काल में दारा शिकोह ने कितने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, ये भी क्या है, राइट है। दारा शिकोह ने 12 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था, और कुछ उपनिषदों का इसने खुद भी अनुवाद किया था फारसी में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही थर्ड है केन उपनिषद सिर्फ गद्य में लिखा गया है। यहाँ से मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि जो केन उपनिषद था ये सिर्फ गद्य में नहीं लिखा गया है, ये गद्य के साथ क्या है, ये पद्य में भी लिखा गया है। गद्य और ये पद्य दोनों में लिखा गया है। आपका केन उपनिषद गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। इस तरीके से उपनिषद, बाकी उपनिषद के बारे में कुछ और भी जानकारी है। जो कुल 108 उपनिषद हैं जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है, जिसका उल्लेख मिलता है मुक्तिकोपनिषद में। कहाँ पे, मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। उसके साथ ही शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पे अपना भाष्य लिखा, और वहीं क्या है कि जो 10 उपनिषद हैं वो बहुत ही यही प्राचीनतम और प्रमाणिक हैं। आप लोग समझ गए। इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत एक कलंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। संस्कृत एक कलंदर की उपाधि किस शासक को प्राप्त थी। ऑप्शन है जहांगीर, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाहजहां। आप लोग अपना एक आंसर इसका देखिए कौन सा इसका सही हो सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संस्कृत एक कलंदर। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा। ठीक है, तो आप लोग अपना एक आंसर चेक कर लें। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दारा शिकोह। संस्कृत एक कलंदर किसको, दारा शिकोह को कहा गया है, क्योंकि इसने क्या करता था, इसने कई उपनिषदों का अनुवाद भी खुद किया है। साथ ही इसने सिर ए अकबर या सिरे असरार नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया था। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेदांगों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए ये बताइए, वेदांग कितने हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 वेदांग 6 हैं। और उससे मैं आपको नाम बता देता हूँ, मुख,
सॉरी मुख नहीं, इसका व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प और छंद। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 6 हो गए आपके वेदांग। ठीक है, तो इस तरीके से, और इनकी रचना की गई थी वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की थी। वेदों को, जो वेद थे काफ़ी जटिल थे, उनको समझना आसान नहीं था, तो उनको समझने के लिए कुल मिला के 6 वेदांगों की रचना की गई। इसके माध्यम से वेदों को समझना आसान हुआ। चलिए इसमें देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले है नेत्र। तो नेत्र क्या है, ज्योतिष। नेत्र क्या है, ज्योतिष, बिल्कुल सही है। फिर है नासिका। नासिका किससे संबंधित है, निरुक्त से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि नासिका का संबंध किससे होना चाहिए, तो नासिका का संबंध होना चाहिए शिक्षा से। किस होना चाहिए, शिक्षा से। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। मुख व्याकरण, ये भी सही है, और हाथ कल्प से संबंधित है, ये भी राइट है। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट्स आप सभी के सामने हम देखे, ये बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। तो एक तरफ आपको देख सकते हैं वेद दिए हुए हैं, ठीक है, और एक तरफ उनके उपवेद और उनके प्रतिपादक यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप लोग समझ लीजिए, वेद 4 हैं, यहाँ पे आप चारों वेद देख सकते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो कौन सा होता है, ये होता है आयुर्वेद, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और इसके प्रतिपादक कौन है, ब्रह्म। फिर आता है सामवेद। तो सामवेद का उपवेद कौन सा होगा, गंधर्व वेद। कौन होगा, गंधर्व वेद, और इसका जो प्रतिपादक थे वो नारद थे। फिर है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के जो उपवेद होगा ये होगा धनुर्वेद हो जाएगा, और इसका प्रतिपादक कौन थे, विश्वामित्र। फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद, और उनके प्रतिपादक थे विश्वकर्मा। ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस कई सारे, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, सुमेलित करने को दे सकता है, या आपसे डायरेक्ट प्रतिपादक पूछ ले, या आपके डायरेक्ट उपवेद ही पूछ ले, इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन 3-4 प्रकार के बन सकते हैं, मैं करा दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हमारा आज का ये जो सेशन था 10 से 12 मिनट का, ये समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने उठाए थे। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी, आप लोग इसका फ़ायदा लीजिए और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो अब इसका आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस से हम लोग मिलेंगे। और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जिससे आपको ईजिली मिलता रहे, और साथ में ही शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करिए, और जो भी है अपना। फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।